हमारे पास है वाई डीएनए कॉपिंग इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए कॉपिंग के बारे में कि क्यों इसेंशियल पार्ट है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सर क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन डीएनए के बारे में तो आपने बता दिया था कि सर ये हमारे पास डीएनए है, इसको और कंडेंस करेंगे तो क्रोमेटिन, इसको और कंडेंस करेंगे तो क्रोमोसोम्स। ओके सर, मोस्ट कंडेंस क्वेश्चन आएगा तो क्रोमोसोम्स। नीट में भी ये क्वेश्चन आया है कि मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम्स किस फेज में होता है, तो बेसिकली ये एम फेज के ऊपर वो हमारा नीट का क्वेश्चन में फेज पूछा था। बस यहाँ पे आप अगर पूछ ले कि सबसे कंडेंस फॉर्म किस फॉर्म में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कि क्यों डीएनए कॉपिंग जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन का ही थोड़ा रेप्लिका बोल सकता है। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन। किस तरह का इंफॉर्मेशन? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट्स से जो ट्रांसफर होता है ऑफस्प्रिंग में, उस तरह का इंफॉर्मेशन जो पेरेंटल कैरेक्टर होता है, पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में जाना। ठीक है, वो सारे इंफॉर्मेशन को इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स ऑफ पेरेंट्स टू अ नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ डीएनए विच इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनो, इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। एक डायग्राम भी बना दो, जितना रिप्रेजेंटेशन करना है कर दो। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में होता है, सर पता है। इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, वी नो डैट। किसके बारे में सर? पेरेंटल के बारे में। किसके बारे में? पेरेंट्स के बारे में। उसके बाद सारे पेरेंटल जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमारे डीएनए के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। इतना बात समझ में आ गया। अब उसके बाद कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है मेकिंग प्रोटीन, देयरफॉर ए बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो बेसिक इवेंट क्या है रिप्रोडक्शन का? क्रिएशन करना। क्रिएशन करना नेक्स्ट जनरेशन के लिए बेसिक इवेंट क्या है? क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये समझ में आ गया कि एक कंक्लूजन क्या है? बेसिक इवेंट क्रिएशन करो डीएनए कॉपिंग किसके लिए? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्वेश्चन हमारे पास है हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन कैसे फर्टिलाइजेशन से डिफरेंट है? तो पॉलिनेशन का बात करते हैं तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है? सबसे पहले बहुत अंतर है भाई, बहुत अंतर है। पॉलिनेशन सबसे पहले क्या है? ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन का। किसका होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ये बाइसेक्सुअल है, जहाँ पे हमारे पास ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, यहाँ पे अंदर में पॉलिन ग्रेन है। ये क्या है? ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ओनली मेल गैमेट पॉलिन ग्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है सर? फ्यूजन होता है किसका? मेल का, फीमेल गैमेट का। कहाँ पे क्या बनता है? जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वहां पे क्या था? सिर्फ मेल गैमेट का बात हो रहा था, यहाँ से मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। What is the role of seminal vesicles and the prostate gland? ठीक है, और पेज नंबर 140 का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि रोल क्या होता है सेमिनल वेसिकल्स का। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। रोल का अगर हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स का एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, तो सिक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स सबसे पहले, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये दोनों जो सिक्रेट करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। आपको पता होना चाहिए कि जब वो बॉडी के अंदर है, जब वो बन रहा है तो उसको हम स्पर्म्स बोल रहे हैं। पर जब उसमें न्यूट्रिशन आता है, जब वो क्या कहता है एजैकुलेशन में बाहर आता है, दैट इज सीमेन, क्योंकि वो नरिश होके आता है, देयर इज ए नरिशमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पर्म्स का इजियर, ताकि वो लुब्रिकेट होके इजियर ट्रांसपोर्ट हो। तो बहुत सारे बुक में आपको लुब्रिकेशन भी लिखा होगा, जहाँ पे लुब्रिकेटिंग होता है स्पर्म्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा आपको याद रखना है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, ताकि क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आगे देखो। आगे हमारे पास है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। वेरी इजी। ठीक है, क्वेश्चन ये बेसिकली। अब यहाँ पे देखो गर्ल्स सीन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो अब अगर हम बात करते हैं कि गर्ल्स में क्या क्या दिखता है, आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन पे क्या होते हैं? हेयर्स आने लगते हैं। उसके बाद मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, हिप्स का ब्रोडेन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं वॉइस श्रिल हो जाता है, और बहुत सारे बदलाव हैं जो देखने को मिलते हैं, मूड स्विंग्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेल्स के अंदर भी तो कुछ सिमिलर चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एनलार्जमेंट होना, और बोल सकते हो कि सेक्स हार्मोन का बॉडी में
फ्लो होना, ठीक है। फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स का बात करते हैं तो वहां पे आपका आ जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे जो बदलाव मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी के द्वारा होते हैं, तो उस वक्त हमारा निकलता है ये सारे हार्मोन्स फीमेल्स के अंदर, और मेल्स में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन निकलता है जिसको हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेल्स के लिए भी आए तो आप इस तरह कुछ लिख दियो। अब आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे दो वर्ड और लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप्स ब्रोडन, यूट्रस वेजाइना और फैलोपियन ट्यूब्स इनलार्ज एंड पेल्विस वाइडेंस। मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यू नो डैट कि जब फीमेल बर्थ होती है उस वक्त हंड्रेड्स ऑफ ओवा, थाउजेंड्स ऑफ ओवा उसके बॉडी में निकलता है, पर मैचुरेशन कब स्टार्ट होता है? जब प्यूबर्टी हिट होता है। ये भी आप लिख सकते हो कि गर्ल्स में अर्लियर प्यूबर्टी हिट करता है पर बॉयज में लेट हिट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ डज एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं, तो कैसे एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड मदर बॉडी, तो वी नो डेट द प्लेसेंटा, ठीक है। तो मे भी अगर अम्बिलिकल कोड के बारे में दिया रहेगा तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, पर प्लेसेंटा का बात करते हैं तो एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये कैसा होता है? एनसीईआरटी बोलता है डिस्क लाइक टिश्यू होता है जो डेवलपमेंट होता है बिटवीन यूट्राइन वॉल, ठीक है, यूट्राइन वॉल और बोल सकते हो कि थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। यूट्राइन वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये कनेक्शन होता है, पाइप एक तरह से बोल सकते हो, कनेक्शन लाइक पाइप होता है जो डेवलप्ड होता है मदर बॉडी में, ठीक है। तो एक वर्ड में अगर आंसर जानना चाहते हो तो कैसे होता है? प्लेसेंटा के थ्रू होता है। क्या होता है सर? न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, और क्या होता है? वेस्ट मटेरियल का भी एक्सचेंज होता है, और बहुत सारे सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है मदर बॉडी से, फिटस बॉडी से मदर में, और मदर बॉडी से वो सारे एक्सक्रीशन और सारे फीडिंग भी होते हैं मदर के बॉडी से, ठीक है। तो अगर इसको आपको लिखना कैसे, जैसे मदर ईट कर रही है, फूड पासेस हो रहा है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे बॉडी ब्रेक कर रहा है स्मॉल पार्टिकल्स में, ये न्यूट्रिशन ट्रेवल हो रहा है मदर के ब्लड स्ट्रीम से। यू नो डैट कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सारा न्यूट्रिशन ब्लड में चला गया, ब्लड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाएगा, बेबी भी डेवलप्ड होगा, मदर खा रही है तो बेबी भी खा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एंड गेट एक्सचेंज विद द ब्लड स्ट्रीम फीटस थ्रू प्लेसेंटा, दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो आपको लिखना था। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ध्यान से सुनो, ट्राई करो कि क्वेश्चन को जब हो जाए तो एक बार रिकॉल करो फिर राइट करो, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ह्यूमन इज यूजिंग कॉपर टी विल हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम एसटीडी, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर है नो। वाई? देखो ये सीधा काम किस चीज के ऊपर करता है? स्पर्म के मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, ये क्लास 12 में लिखा हुआ है, ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है। इसके लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का जरूरत है, एक्सपर्ट का जरूरत है जो इसको इम्प्लांट करता है, डॉक्टर का जरूरत है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या है? नो। कॉपर टी से हम एसटीडी से बच नहीं सकते। कॉपर टी डज नॉट प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कॉपर टी के माध्यम से हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बच सकते हैं, ठीक है। कॉपर टी इससे प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन। करता क्या है सर बॉडी के अंदर? ये फीमेल्स के बॉडी में बेसिकली स्पर्म्स का मोटिलिटी को डिक्रीज करता है, कॉपर रिलीज करता है। कॉपर का काम क्या होता है? स्पर्म्स के फैगोसाइटोसिस करते हैं, या फिर बोल सकते हो उसके मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण से वो इम्प्लांटेशन, मतलब कि ना तो फर्टिलाइजेशन होगा ना इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि ओनली सेफ मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली, अगर एसटीडी से सिर्फ बचाव करना है तो एक ही मेथड है, वो हम बोल सकते हैं कि कॉन्डम मेथड, दैट मीन्स कि जो कॉन्डम को ही यूज करके ही हम एसटीडी से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर दैट मीन्स कि अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन था, और देखो इंटेक्स्ट से भी एक सीबीएसई में क्वेश्चन आया। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, और सब्जेक्ट को बैलेंस करो। सिर्फ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन को आप 10-15 बार सारे सब्जेक्ट में पढ़ के चल जाओगे, एसएसटी, साइंस, मैथ का भी मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ एनसीईआरटी भी करोगे ना तो आपका क्वेश्चन सारा क्लिक कर रहा होगा एग्जाम में, ठीक है। एनसीईआरटी ही बहुत बड़ा बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी करने के लिए ही सारा प्रैक्टिस कराया जाता है ताकि एनसीईआरटी किया जा सके अच्छी तरीके से। 141 पेज नंबर एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने अभी तुरंत बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग में हाइड्रा और ईस्ट के थ्रू होता है। ईस्ट के बारे में तुम्हारे बुक में एक चीज नहीं लिखा हुआ है कि ईस्ट क्लोन बनाता है। ईस्ट क्या बनाता है? क्लोन भी बनाता है, क्लोन बना देता है, बर्डिंग में चैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है फेवरेबल कंडीशन में, और हाइड्रा में तो होता ही है।
ठीक है। अब आपका बर्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट है भाई ओवेरी, यूट्रस भी पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब भी पार्ट है, बी फॉर वैसेक्टोटोमी जो मेल्स के अंदर होता है, वाज डिफरेंस ये नहीं पार्ट है, सी इज ए ऑप्शन। एंथर कंटेन व्हाट, सेपल्स, पेटल्स, ओब्यूज, पॉलिन ग्रेन। तो एंथर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो प्लांट्स में होता है, इसके अंदर पॉलिन ग्रेन होते हैं जो मेल गैमेट मेल जर्म सेल्स बनाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एंथर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स के अंदर, इट कंटेन पॉलिन ग्रेन हैविंग मेल जर्म सेल्स, ठीक है। तो पॉलिन ग्रेन हैविंग मेल जर्म सेल्स हमने बताया था कि ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, ये एंथर है जिसके अंदर क्या होता है, पॉलिन ग्रेन होता है, ठीक है। एंथर को कट करोगे तो ये कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, इसको कट करोगे तो टेट्रागोनल सेल बनता है, ठीक है, जो आप क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे। बस आपको याद ये रखना है, एंथर के अंदर होते हैं पॉलिन ग्रेन जो डिस्पर्स होके क्या करते हैं, आपका क्या है, स्टिग्मा में जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं, अरे यार, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सीधा सा समझना है कि एडवांटेज क्या है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसीडर्ड टू बी ए सुपीरियर ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट ब्रिंग अबाउट वेरिएशंस इन द प्रोजेनी। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोजेनी में वेरिएशंस आते हैं, पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोजेनी में वेरिएशंस नहीं आते, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वेरिएशंस allow organisms to live in a diverse habitat with the help of adaptations। that means कि अगर वेरिएशंस आ रहा है तो ऑर्गेनिजम्स आराम से डाइवर्स कंडीशन में रह लेंगे, प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में रह लेंगे। ऑन द अदर हैंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ब्रिंग अबाउट वेरिएशन अमंग प्रोजेनी। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो प्रोजेनी में किसी भी तरह का वेरिएशंस नहीं आते तो डाइवर्स कंडीशन में नहीं रहेगा। अगर डाइवर्स कंडीशन मतलब एक कंडीशन ही चाहिए, अगर कोई थोड़ा सा भी कंडीशन बदला तो उसका सर्वाइबिलिटी पे दिक्कत आएगा, और उसमें क्या होते हैं कि वेरिएशंस नाम का कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता क्योंकि सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखते हैं जो हमारा पेज नंबर आपको मिल जाएगा 141 में, टेस्टिस का फंक्शंस, ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। तो देखो अगर हम इसका फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं तो मैं भी कुछ चीज़ जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं अभी थोड़ा एक दो चीज़ बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले समझो कि जो टेस्टिकल्स होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अगर हम देखते हैं उसका सेक्शंस तो उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नीट में से बार बार क्वेश्चन होता है, पैसेज ऑफ यूरिन एंड पैसेज ऑफ स्पर्म का क्वेश्चन बनता है। और अगर बात करते हैं फीमेल्स के लिए क्या बनता है कि मिल्क का मतलब लैक्टिफेरस डक्ट मेमरी ग्लैंड में कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे फ्लो आता है, उसका पैसेज आता है। बार बार हमको लगता है 5 से 10 बार पूछा होगा नीट एग्जाम में। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या जानना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहाँ पे होते हैं स्पर्म बनते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं एक सेरोटोनी सेल होते हैं जिसको स्पर्म की मम्मी बोल सकते हो। क्यों स्पर्म की मम्मी? क्योंकि वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, डेट मीन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये टेस्टिकल्स जो होते हैं स्क्रोटम में होते हैं, पेड़ में होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बात, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सर इसमें लिखना क्या है, इसका काम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये क्या, मेल सेक्स सेल्स बनाता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो कौन बनाता है, स्पर्म्स के अंदर ही बनता है, ठीक है। अब देखो व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंस्ट्रुएशन का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है। मेंस्ट्रुएशन अकर व्हेन एग्स इज नॉट फर्टाइल एवरी मंथ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इफ एक्स इज फर्टाइल व्हाट हैपन, इफ एक्स इज नॉट फर्टाइल देन व्हाट हैपन। मेंस्ट्रुएशन होते हैं जब एक्स फर्टाइल नहीं होते, यूट्रस प्रिपेयर करता है अपने आप को रिसीव करने के लिए फर्टाइल एग को, ताकि उसको नरिश कर सके। यूट्रस में बहुत सारे लाइनिंग बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाइनिंग बनते हैं और थिक स्पॉन्जी लाइनिंग बनते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि फर्टाइल होगा एग तो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद तो थिक एंड स्पॉन्जी होते हैं। अगर एग्स फर्टाइल नहीं होते तो लाइनिंग ब्रेक होते हैं और डिस्चार्ज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, दिस रेफर्ड एज मेंस्ट्रुएशन, इसी को बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन देखा जाए तो 28 डेज का होता है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये स्टार्टिंग फेज 2 डेज का ब्लीडिंग होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 2-3 फेज पॉलीफ्रेटिक फेज, फॉलिकुलर फेज। क्लास 12 में आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका मिलेगा कि अलग अलग फेज में अलग अलग हॉर्मोन्स का भी पीक होता है, प्रोजेस्टेरोन का और एस्ट्रोजन का भी पीक होता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर को ड्रॉ करना है, तो उसको तुम ड्रॉ कर लियो कि क्या होता है अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बैरियर मेथड के थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर है। तो कॉन्ट्रासेप्शन भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है।
जिसको मतलब करना जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले ये फ्लावर को बनाते हैं तो फ्लावर तो आप ऐसे करके बना देना, हमसे अच्छा बनाओगे, ठीक है। जहाँ पे आप सारा चीज को दिखा देना, पेटल्स क्या होता है, ठीक है। अब रहने दो फ्लावर, फ्लावर तो आप तो खुद बना लेना, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हम अभी आपको बता रहे हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल का एग्जाम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने के लिए आएगा, आप उसका प्रैक्टिस कर लेना, वो जरूरी है। फिर पॉलन ट्यूब का पॉलन जर्मिनेशन से भी आएगा, आप उसको कर लियो। अब आगे देखो, डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। सबसे पहला बैरियर मेथड, जहाँ पे फिजिकल डिवाइस को यूज करते हैं, कॉन्डम हो गया, डायफ्राम हो गया। ये जो होता है फिजिकल बैरियर, जो स्पर्म्स और एग्स का मीटिंग को रोकता है। स्पर्म्स और एग्स का मीटिंग को क्या करता है, रोकता है। ये एक फिजिकल बैरियर होता है, जहाँ पे हम लोग डायफ्राम और कॉन्डम का यूज करते हैं, जहाँ पे जिसको हम फिजिकल बैरियर बोलते हैं। हार्मोनल मेथड का बात करते हैं तो इसमें होते हैं कुछ हार्मोनल प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। पिल्स के फॉर्म में बहुत सारे एक तरह से बोल सकते हो कि हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने का, दैट मीन्स कि किसी का पीक है तो उसको नीचे कर, ताकि क्या हो, एक का रिलीज नहीं होगा। जब एक रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो आप हार्मोनल मेथड में सीधा समझना है कि प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, जो प्रिवेंट कराता है ओवम को रिलीज होने से, जिसके कारण जब ओवम ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। केमिकल मेथड में वेजाइनल पिल्स कंटेन केमिकल कॉल्स स्पर्मेटिसाइड, जो लगाया जाता है, ठीक है, प्राइवेट एरिया पे, ताकि क्या हो जाए, केमिकल मेथड्स के थ्रू ये भी स्पर्मेटिसाइड, जहाँ पे साइड्स आ गया, डेट मीन्स के स्पर्म को जो किल करता है। स्पर्म्स को किल कर देगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, स्पर्म ही किल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर्जिकल मेथड क्या है। अगर हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड के ऊपर, ठीक है, मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए कैमरा को थोड़ा सा टिल्ट किए हैं। अब देखो सर्जिकल मेथड पीछे वाला नहीं दिख रहा है ना, तो हम उसको एक बार दिखा देंगे, फिर आप देख लियो। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि मेल्स में स्मॉल पोर्शन का स्पर्म डक्ट को काटते हैं, डेट मीन्स कि हम लोग मेल्स एज पर मेल्स, डेट मीन्स कि वास्ट डिफरेंस प्रेजेंट होता है, तो वास्ट डिफरेंस को हम लोग कट करते हैं ताकि सर्जिकल मेथड से, और ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि एक बार हो गया तो ये फिर दोबारा इसको हम बैंड करके भी सही नहीं कर सकते, डेट मीन्स कि इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा, बेसिकली ये स्पर्म्स को कमिंग आउट से प्रिवेंट करता है, डेट मीन्स कि जब स्पर्म ही नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। फीमेल्स में स्पर्म, डेट मीन्स कि फ्लूइड आएंगे, ठीक है, फ्लूइड आएंगे, डेट मीन्स कि ये भी 12th के बुक में लिखा हुआ है कि लिबिडो इफेक्ट, सेक्सुअल डिजायर, अर्ज, ये सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पर आप सीधा सा समझना कि ये कंप्लीट बोल सकते हो कॉन्ट्रासेप्शन है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में बोला जाता है। फीमेल्स में स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट को कट किया जाता है और टाई किया जाता है ताकि एग्स निकलेगा ही नहीं ओविडक्ट से, ठीक है, प्रिवेंट द एग्स फ्रॉम एंटरिंग द ओविडक्ट, ठीक है। इस कट एंड टाइड प्रिवेंट द एग्स फ्रॉम एंटरिंग द ओविडक्ट, ठीक है, प्रिवेंट द एग्स फ्रॉम एंटरिंग द ओविडक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एग्स को प्रिवेंट करता है ताकि वो ओविडक्ट में इंटर ना कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाउ आर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों ओविडक्ट में नहीं मिल सके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो वहीं पे टेक प्लेस होता है ना, ठीक है, इसीलिए ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है कि कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स कि यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपस में कैसे डिफरेंट है, पढ़ लो आप, यही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंगल सेल्स का बना होता है। अब जब सिंगल सेल्स का बना है तो उसमें सिंगल सेल्स के थ्रू सारा फंक्शंस परफॉर्म हो जाता है। पर अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो इसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते होते हैं। आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सिंपल मेथड से रिप्रोडक्शन हम लोग के बॉडी में नहीं हो सकता, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेथड होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। देखो अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, अगर पॉपुलेशन ही मेंटेन नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, सीधा सा बात है। प्रॉब्लम डेट मीन्स कि पॉपुलेशन मेंटेन होना जरूरी है, आप इसको पढ़ लेना। वैसे यही सब होगा कि रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, डीएनए का ट्रांसफर होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन कैरी करना जरूरी है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। अगर हम देखते हैं स्पीसीज ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड निश इन इकोसिस्टम एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपी होता है, जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन कंसिस्टेंसी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिम्स, एंड ये इंपॉर्टेंट होता है बॉडी डिजाइन, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। use that particular niche reproduction is therefore linked to the stability of particular species. What could be the reason for adopting the contraception method? ताकि frequent pregnancy ना हो, ठीक है, which in turn of ताकि क्रिकेट टीम खड़ा ना हो, ठीक है। बेसिकली अगर मतलब बेसिकली बोला जाता है कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे गांव में इलिटरेसी है, जहाँ पे मतलब सेक्स एजुकेशन डेट मीन्स की बहुत सारे एजेंसी जो लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि वो बहुत सारी चीज़ फ्री भी बांटते हैं। तो वो सब क्या है, प्रेगनेंसी से अवॉइड होने के लिए बहुत सारे पिल्स भी बांटा जाता है, ठीक है।
सहेली, उसके बाद बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बांटा जाता है फ्री गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि प्रिवेंट कर सके प्रेगनेंसी के से, पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। पॉपुलेशन जनसंख्या बहुत है भाई अपने कंट्री का। प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सबसे इंपॉर्टेंट, एसटीडी से बचाओ, ठीक है। तो आज का लेक्चर में भी आपको लास्ट में थोड़ा नॉन प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दिखा होगा, पर मैनेज करना क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। जो नहीं आया होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से उसको कंटिन्यू कर लेंगे थोड़ा सा। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अच्छे से पढ़ाई करो, कल का टेस्ट अच्छा से दो, और ये जो हार्डवर्क कर रहे हो, कभी कभार लगेगा कि हार्डवर्क हो रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर आप लगे रहो, ठीक है, ये आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह का प्रोसेस है, इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। एक तरह से आपको लगेगा कि याद नहीं रह रहा है, उसके बाद पढ़ाई हो रहा है तो क्या कहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो आप इसके साथ लगे रहो, रिवीजन करते रहो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कल का टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।